और एक पीओआई। पीओआई में क्या है? सेल्फ डिक्लेरेशन। बहुत केसेस आ रहे हैं अभी, बहुत। अब मैं इसको क्या समझो, इंटेंशनल है, लैक ऑफ ट्रेनिंग है, या आप जानबूझ के कर रहे हो? तो ये एक कॉमन सिनेरियोज थे और जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आपको शेयर किया है। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस है तो हम उसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। डेटा होल्ड नहीं होता है, डेटा एमडीडी में होल्ड होता है। एमडीडी में टोटल 4 प्रोसेस है। आप सुनो, एमडीडी में टोटल 4 बैच के प्रोसेस चलते हैं, ठीक है? उस 4 बैच के प्रोसेस में 4 ऑटोमेटिक है और 4 मैनुअल है। अगर किसी जगह पे वो सस्पिशियस लगा सिस्टम को, लेकिन जो मैनुअली जो चेक कर रहा है उसको लगा कि नहीं, तो वहां पे आपके पास वो जो चेक करोगे तो दिखेगा डेटा होल्ड पे। क्यों? क्योंकि वो मल्टीपल टाइम वो रिप्रोसेस हो रहा है। सर जब एनरोलमेंट करते हैं, सर मैं इधर एनरोलमेंट करते हैं, एक बंदे की मशीन है, उसमें वो बंदा एनरोलमेंट करता है, उसमें एनरोलमेंट लिखा हुआ आ रहा है एनरोलमेंट गॉट रिजेक्टेड ड्यू टू टेक्निकल रीजन। जब एनरोलमेंट स्लिप को अपन पोर्टल से चेक करते हैं तो वह लिखा हुआ आ रहा है मिसमैच रिलेशनशिप। एग्री होता है। पर क्यों होता है? जी आपको नहीं पता क्यों होता है? नहीं। किसी को पता है रिलेशनशिप मिसमैच क्यों होता है? बता दिया आंसर। नहीं सर, उस बंदे का पर्टिकुलरली 16 स्लिप सेम कंडीशन में रिजेक्ट हुआ है और आज तक 16 एनरोलमेंट ही किए उसने, सारे रिजेक्ट हो रहे हैं। वो एचओ बेस्ड एनरोलमेंट है? नहीं, मोबाइल नंबर अपडेट हो रहा है सर। मोबाइल नंबर अपडेट है? ओनली मोबाइल नंबर अपडेट सर। एक मिनट मेंटेन साइलेंस। देखो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं क्वेश्चन आंसर करूं और नहीं तो आप बोल लो, मैं जाता हूं। मेरे पास नॉलेज है, इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो जैसे सिस्टम चल रहा हो चलता ही रहेगा, कुछ भी कर लो, आप सुधार नहीं सकते। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 बाय 1 कीजिए, उसको एड्रेस करेंगे तो शायद जिसको नहीं पता उसको भी समझ में आएगा कि वो ऐसा प्रॉब्लम है। शायद मेरे लिए भी वो न्यू लर्निंग कर्व हो। एक साथ क्वेश्चन पूछोगे तो ना मुझे समझ में आएगा, ना मैं किसी का आंसर दे सकता हूं। हाँ, आप बोल रहे थे कि एचओए बेस्ड एनरोलमेंट नहीं है, बट वो मोबाइल नंबर अपडेट में बार बार इनकरेक्ट रिलेशनशिप में रिजेक्ट हो रहा है। जी सर। ठीक है, ये रिजेक्शन कोड गलत पिक कर रहा है, वो रिजेक्शन कोड नहीं होगा, वो गलत सेडा से पिक हो रहा है। या ईआईडी कुछ सैंपल आप निकाल के भेज देना रीजनल ऑफिस को, वो एनालिसिस करके आपको वापस बता। सर मैंने टेक सपोर्ट पे मेल किया था। टेक सपोर्ट नहीं, आप रीजनल ऑफिस अप्रोच कीजिए, रीजनल ऑफिस को बोलिए कि ये कुछ सैंपल ईआईडीज है 5-6 जो कि इस एरर कैटेगरी में रिजेक्ट हो रहे हैं, जो कि सिर्फ मोबाइल अपडेट है। सर उस पर्टिकुलर उस ऑपरेटर का ही हो रहा है। एग्जैक्टली यही मैं बोल रहा हूँ कि किसी एक पर्टिकुलर एक सिनेरियोज में हो रहा है ना, तो उस सिनेरियोज का एक एनालिसिस करना पड़ेगा जो आपको रीजनल ऑफिस जो कि आपको उसका हेल्प करेगी। रीजनल ऑफिस के पास आप अपना एक केस ना आप रिटर्न में दे दो, हम एक बार रीजनल ऑफिस से बात करके आप इस पे रिवर्ट करें। थैंक यू सर, थैंक यू। लिख लीजिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जी। हाँ बताइए सर। मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। मेरा क्वेश्चन एड्रेस चेंज से रिलेटेड है। एड्रेस चेंज में पहले सन ऑफ, डॉटर ऑफ, केयर ऑफ, इस तरह के 3 ऑप्शंस आते थे। आजकल सिर्फ केयर ऑफ का ऑप्शन आता है। बिल्कुल, क्योंकि हमने वो ऑप्शन हटा दिया है ईसीएमपी से ही, क्योंकि अब जो डॉटर ऑफ, जो केयर ऑफ सेक्शन है उसको हम उसी में एक ही में इंक्लूड कर रहे हैं। सबके लिए सिंपल एक रूल। जी सर, दिक्कत इसमें होता है ना, महाराष्ट्र में क्या होता है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम होता है, तो उसमें दिक्कत नहीं होती। कुछ लोग एमपी साइड से आते हैं, उसका नाम होता है अशोक कुमार और पिता का नाम होता है मुकेश कुमार। तो वो लोग साथ में नहीं लिखते, वो नाम में फर्स्ट नेम में ही लिखते हैं अशोक कुमार और फिर नीचे में सन ऑफ का ऑप्शन होता था तो वहाँ मुकेश कुमार, फिर एड्रेस स्टार्ट होता था। तो अभी साथ में लिखने के लिए उसके बाद डॉक्यूमेंट नहीं होता, उसके पास सिर्फ मुकेश कुमार का ही डॉक्यूमेंट रहेगा, पापा का नाम साथ में ऐड नहीं रहता उसके डॉक्यूमेंट में। नहीं तो आप केयर ऑफ सेक्शन में ही उसको डाल दीजिए ना, मेरे पास तो रेस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट आ गया ना उसका। जी। उनको क्यों चाहिए कि वो सन ऑफ ही लिखवाएं अपने आधार पे? तो क्योंकि वो नाम के साथ ऐड नहीं होता ना उनके पापा का नाम, वो साथ में सिर्फ फर्स्ट नेम और कुमार ऐड करवाते हैं बस। एग्जैक्टली वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो रेसिडेंट के इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, आप आधार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि अगर मैंने ये लीनियंसी दी तो कल को कोई भी जो नेम अपडेट होता है वो नेम अपडेट भी कोई एक आईडी प्रूफ दिखा के वो कर लेगा। जो एक पैन कार्ड दिखाएगा वो बोलेगा कि ऊपर मेरा नेम है, नीचे फादर नेम है, आप उसको पिक कर लो। मैं क्यों पिक करूं उस चीज को?
इसीलिए हमने उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया है कि नहीं, केयर ऑफ सेक्शन ही रहेगा। आप जो एनरोलमेंट स्लिप में आप डालोगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डॉक्यूमेंट होगा वहां पे अगर उनका नाम होगा तो वेल एंड गुड है, नहीं होगा तो हम उसको रिजेक्ट करेंगे। जी, और सर एड्रेस से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल हम ऐड कर रहे हैं प्रूफ ऑफ रेसिडेंट में। सुनो, बाकी लोगों को भी समय दो। सर सेम एड्रेस से रिलेटेड पूछ रहा हूँ। ठीक है, दूसरे लोग भी पूछ लेंगे। सर सर एक एरर आ रही है, हम अपडेट किया कहाँ से बोल रहे हैं? जी सर। हाँ सर आधार कार्ड अपडेट किया, 4 दिन बाद साइट पे स्टेटस चेक किया, आधार इज सक्सेसफुली अपडेटेड जनरेटेड, लेकिन डेटा उसका डाउनलोड कर रहे हैं तो पुराना ही डेटा उसका शो कर रहा है। बिल्कुल हो सकता है। आधार अपडेट होने के बाद जो मैंने एफएमएस तक आपको फ्रॉड मैनेजमेंट सिस्टम तक समझाया था, उसके बाद एक प्रोसेस होता है यूआईडी पिकर। यूआईडी पिकर में क्या होता है कि अगर न्यू इनरोलमेंट है तो एक 12 नंबर का रैंडम जो डिजिट है वो पिक करके उसके साथ एसोसिएट होगा, या फिर अगर अपडेट है तो उस नंबर के साथ उसको लिंक करके आधार जनरेट किया जाता है, जो कि बाद में XML फाइल जनरेट होता है। आधार आपका अपडेट हो गया है, लेकिन जब तक XML फाइल जनरेट नहीं होगा तब तक आप उसको डाउनलोड नहीं कर सकते। XML फाइल इज बेसिकली जो आपका लुक एंड फील होता है ना, जो आप डाउनलोड करते हैं उसको XML फाइल बोलते हैं। तो वो जब होगा तो फिर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। 1 मिनट, कहाँ से? हाँ बताइए। वो कुछ बोलना चाह रहा था। हाँ बताओ। हाँ इधर। जी सर, थैंक यू। हाँ सर बताइए। मैं ये बोलना चाह रहा था, जैसे इन्होंने बोला कि महाराष्ट्र में वो सरनेम की प्रॉब्लम आ रही है उनको सरनेम, यही प्रॉब्लम हमारे साथ भी आई है कि जो बाय डिफॉल्ट हमारे उसमें क्लाइंट में है उसमें सिर्फ केयर ऑफ आता है, उसमें हम कुछ नहीं टाइप कर सकते, सॉन ऑफ वगैरह। जैसे हम उसमें स्लैश टाइप करते हैं उसको नहीं लेता है वो, लेकिन यही अगर हम ऑनलाइन करता है कोई तो उसमें वो ले लेता है। लोग हमारे पास आते हैं कि हमने उनको रिफ्यूज़ किया, हमने उनको बेवकूफ़ बनाया, लेकिन उन्होंने खुद किया या किसी और से ऑनलाइन करवाया उन्होंने, तो वो उनका बन के भी आ गया। ठीक है, वैलिड पॉइंट, नोटेड। हम देखेंगे इस पे, वैलिड पॉइंट है। हमारे टीम से कोई इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि ECMP क्लाइंट में ऑप्शन नहीं आ रहा है, SSUP में ही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 by 1। नहीं, क्यों होगा चेंज? यार सुनो 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 सुनो, पहली बात, ये आर्गुमेंट और डिबेट की जगह नहीं है। ऑथोरिटी ने डिसाइड किया है कि हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन के सर्टिफिकेट के आधार पे नाम का चेंज नहीं होगा, तो अगर उसको चेंज करना है तो वो एप्लीकेशन लगाए, वो अलग से प्रोसेस से वो देखेंगे। यहाँ पे हेड ऑफ स्पेल चेक जो भी है, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन को इस तरह के कोई पावर नहीं है कि वो ये सर्टिफिकेट दे सके। वो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है, वो स्पेल चेक करने वाला इस अथॉरिटी नहीं है। तो जो रूल है वो समझो और उसके हिसाब से काम करो, ठीक है? मैं आपका इसका क्वेश्चन का आंसर सिंपल देता हूं। तो एक मिनट, थोड़े दिन रुक जाइए, नया लिस्ट आ जाएगा। हाँ हाँ, नहीं कर लीजिए। नहीं देखिए, आप ऐसे समझिए, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट है जो प्रिंसिपल, मैं इसे प्रिंसिपल मान के चलता हूं। अगर आप इस तरह के केसेस को सबको बोले कि नहीं ये पास हो जाना चाहिए, तो स्कूल में ही आप समझो कि सारे नाम जब अपडेट करवा लेंगे। गीता जो है GEETA से GITA हो जाएगी। जो क्यों? क्योंकि है प्रिंसिपल ने लिख के दे दिया है। प्रिंसिपल कैसे किसी का आइडेंटिटी प्रूफ बन सकता है? सर माय क्वेरी UCL रिलेटेड। एक मिनट। हाँ हाँ बताइए। बच्चा 6 क्लास में पढ़ रहा सर, ठीक है। ऐसे पर उसके आधार में रिकॉर्ड है PRABIN, ठीक है सर, और डेट ऑफ बर्थ की जो भी है एज पर स्कूल रिकॉर्ड है, उसका नाम है PRAGWN, ठीक है सर। अब ये बताओ उसको किसके बिहाफ पे हम चेंज कर सकते हैं सर? तो आपने पहले वो नाम पे क्यों आधार बनवाया? क्या सर? आपने पहले उस नाम पे आधार क्यों बनवाया? बच्चे अब वही तो कह रहे हैं सर, आधार पैन नहीं, सिंपल सॉल्यूशन है। आप RGI जाइए, बर्थ सर्टिफिकेट अपडेट करवाइए, इजी प्रोसेस है। बर्थ सर्टिफिकेट अपडेट करवाइए, हमें भी दे दीजिए, हम बर्थ सर्टिफिकेट बेसिस पे आपको तुरंत अपडेट कर देंगे।
आरजीआई जो ये गवर्नमेंट बॉडीज होती है, दे आर ऑथराइज्ड टू एक्ट एज ए पीओआई। प्रिंसिपल हेडमास्टर नहीं ऑथराइज्ड हैं पीओआई को प्रूफ करने के लिए। यार सुनो सुनो, एक मिनट, क्या लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में? हमने, हाँ ठीक है। अब आप बोल रहे हो प्रिंसिपल का, मुझे पता कैसे चलेगा कोई प्रिंसिपल ग्रुप ए ऑफिसर है? ग्रुप ए ऑफिसर है, मुझे कैसे पता चलेगा? क्या होता है सर? लेक्चरर को तो गेजिस्ट ऑफिसर नहीं होता। नहीं होता। आपके गांव में होता होगा, आप ऐसे समझो, आपको मैं बता रहा हूँ। आईआईटी जानते हो ना आप लोग? आईआईटी का जो प्रोफेसर होता है ना, वो ग्रुप ए ऑफिसर नहीं होता। आप देखो, आप रेसिडेंट पर्सपेक्टिव से जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, आप मेरे पर्सपेक्टिव से देखो कि अगर मेरे पास ना ऐसे करोड़ों सिनेरियोज होते हैं, अगर मैं ऐसे सिनेरियोज पिक करके मैं पैकेट पास करूं ना, तो ऐसे इन नंबर ऑफ केसेस और बनेंगे। सर, उनको डिक्लाइन करने का एक प्रॉपर रीजन तो दीजिए कि हम उनको ये बोल सके इस वजह से हम नहीं बना रहे इनको। आप रेगुलर पीओआई डॉक्यूमेंट लेके नहीं, सी आप देखिए, न्यू इनरोलमेंट जो है, आप सुनो, मेरा नाम XYZ था, ठीक है? XYZ मेरा नाम आधार में बन गया, ठीक है? XYZ आधार में नाम बन गया, अब मुझे उसको XYA करवाना है, ठीक है? आप कोई भी रेगुलर पीओआई डॉक्यूमेंट ले आइए, हम उसे अपडेट कर देंगे, लेकिन ऐसे डॉक्यूमेंट लेके मत आइए जो कि किसी का डिक्लेयर्ड होगा। अब एक सवाल इधर से ले रहे हैं। एक मिनट सर, माय क्वेरी यूसी मेंटेन साइलेंस फर्स्ट। हाँ सर, बताइए। सर, मैक्सिमम टाइम ऑफ अपडेट 3 महीने 4 महीने तक होल्ड में रहता है और उसके बाद में अंडर प्रोसेस ही लिखा हुआ आता है, भले ही हमने केवल मोबाइल नंबर अपडेट किया हो। एग्री होता है। तो कोई सॉल्यूशन इसके लिए देखिए, ये जो है ये कोई इंटेंशनल प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या होता है ना कि जब आप कोई भी आधार को अपडेट करते हैं, आप वहां पे बताते हैं कि मोबाइल नंबर अपडेट है, लेकिन जो प्रोसेस है पूरा अपडेट होने का, वो प्रोसेस तो वो ट्रैवल करेगा। उसके बीच में कहीं पे भी उस पैकेट का स्ट्रक्चर खराब हो गया ड्यू टू टेक्निकल रीजंस, मैं मतलब टेक सेंटर में कुछ हुआ, हमने ECMP क्लाइंट वर्जन अपडेट कर दिया, या फिर कुछ ऐसे कुछ अपडेट आ गए, इसकी वजह से क्या होता है कि उसका रैंडम में बीच रास्ते में उसका पैकेट का स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। वो उसको बार बार रिकॉल करता रहेगा कि पुराने वाले आइडेंटिटी पे, कभी कभी पास कर जाता है, कभी कभी वो अंडर प्रोसेस अटक जाता है। कभी कभी ये भी होता है कि आप ECMP से डालिए, वो अंडर प्रोसेस है, SSUP से डालिए, वो पास पहले निकल जाता है। कई बार कस्टमर के पास में रिजेक्ट का मैसेज आता है और जब डाउनलोड करते हैं तो सही से डाउनलोड हो जाता है। हाँ बिल्कुल, वो देखिए, हमने क्या बोला कि हमारा जो सेडा सिस्टम है, सेडा सिस्टम पे हमने अपडेट कर दिया, जो पोर्टल है या रेसिडेंट को जो मैसेज जा रहा है वहां अपडेट नहीं हुआ, लेकिन जो उसका XML फाइल है वो जनरेट हो गया। उस केस में उसका आधार अपडेट हो चुका है, वो डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन जो पोर्टल जो आप बात कर रहे हो अंडर प्रोसेस है, वो वहां पे अपडेट नहीं हुआ है। सर, एक चीज, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। ECMP में पैकेट को चेक किया जा सकता है, जबकि UCL में हम चाहते हैं कि लास्ट में सबमिट करने से पहले एक बार हम पूरा व्यू करके देख लें कि हमने डाटा सही से अपडेट सही से डाटा डाला नहीं। सबमिट से पहले एक व्यू का ऑप्शन हो, रिव्यू का, तो उसमें सारी चीजें एक साथ दिख जाए, उसके बाद सबमिट हो। वैलिड पॉइंट। टीम प्लीज इस पॉइंट को भी लिख लीजिए कि UCL में, अगर UCL में जैसे ECMP में दिखता है, वैसे UCL में भी ऑप्शन होना चाहिए समराइज सबमिट करने से पहले, कि एक बार ऑपरेटर जो है चेक कर सकें कि इस इंफॉर्मेशन को डाला वो सही है या नहीं। वैलिड पॉइंट है, टीम इस पर नोट कर लीजिए। थैंक यू। एक सर, लैंग्वेज चेंज का ऑप्शन नहीं होता यदि किसी UCL में यदि हमें किसी महाराष्ट्र वाले का डाटा अपडेट करना है, एड्रेस अपडेट करना है, उसके बाद में वैलिड डॉक्यूमेंट भी है, लेकिन हम उसे हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और महाराष्ट्रियन हमको आती नहीं है, कन्नड़ हमको आती नहीं है, केवल हम इंग्लिश में उसका डाटा अपडेट कर सकते हैं, लेकिन हिंदी में उसमें लोकल लैंग्वेज में क्या आ रहा है ये हम नहीं जानते। लोकल लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन भी होना चाहिए ताकि हम हिंदी में उसका एड्रेस अपडेट कर सकें जो उसके वैलिड डॉक्यूमेंट में है। ठीक है, आपका क्वेश्चन का आंसर देंगे तिवारी जी, एक बार जाकर उनको आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए, आप जाकर उनको इन पर्सन आंसर दीजिए। UCL क्लाइंट जो होता है ऑनलाइन चलता है,
और जो ECMP क्लाइंट होता है वो ऑफलाइन होता है। हम डेटा जो अपलोड करते हैं वो ऑनलाइन करते हैं, बट जो इनरोलमेंट न्यू या अपडेट करते हैं ऑफलाइन करते हैं ECMP क्लाइंट से। तो जो हमारा पहले आधार बन चुका है जिस लैंग्वेज में, उस लैंग्वेज को रेसिडेंट जब अपना थंब लगाता है तो डेटा फैच करके सिस्टम पर दिखाता है और उसी डेटा पे हम जो है अपना अपडेट करते हैं। तो हमारा ओल्ड डेटा ऑलरेडी जब सिस्टम में रखा हुआ है और हमारा ऑथेंटिकेशन करके वो भेज रहा है तो उसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। आपको चेंज करने के लिए क्लाइंट के थ्रू अपलोड करेंगे तब जाके चेंज होगा, क्योंकि आपका उसमें बायोमेट्रिक लिया जाएगा। यूसीएल ऑनलाइन क्लाइंट चलता है। एक मिनट। यूसीएल से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तिवारी जी, एक बार जाकर उनको इन पर्सन बताइए। दूसरा क्वेश्चन पूछे कोई। एक मिनट, वन एट ए टाइम। फैमिली है, उसके 5 मेंबर थे, तभी डॉक्यूमेंट अपडेट का ऑप्शन आया हुआ है, ठीक है। 1 मिनट साइलेंस प्लीज। मैंने उस फैमिली के 4 डॉक्यूमेंट अपडेट्स कर दिए। जो उनकी मदर है, उनका जैसे ही मैं डॉक्यूमेंट अपडेट के लिए फिंगर लगाता हूँ आधार नंबर डाल के, तो सिस्टम हैंग हो जाता है। वो कम से कम 5 बार ट्राई कर चुका हूँ मैं 1 महीने के अंदर, 5 बार सेम प्रोसेस हुआ है। उस पर्टिकुलर उस रेसिडेंट के साथ ही हो रहा है? हाँ, उसी के साथ हो रहा है। बायोमेट्रिक लेने का टाइम होता है? हाँ, जैसे बायोमेट्रिक लिया, फाइल आधार किया, वो इसीलिए हो रहा होगा कि लास्ट टाइम जो उनका आधार बना होगा या अपडेट हुआ होगा, बायोमेट्रिक का स्कोर सही नहीं होगा और वो दोबारा जब आप अपडेट कर रहे हो तो बायोमेट्रिक मैच नहीं कर रहे, इसलिए सिस्टम आपको अलाउ नहीं करता है। उस रेसिडेंट का आप अलग से स्पेशल रिक्वेस्ट रेज कीजिए आरओ को, आरओ वहां पे बुला के उनको अपडेट करेंगे, आपसे नहीं होगा फिर। हाँ, सर जैसे नेम की, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर की लिमिट है, तो बायोमेट्रिक की लिमिट तो नहीं है? बायोमेट्रिक अपडेट करने की नहीं, यस, कोई लिमिट नहीं। हाँ, जितनी बार चाहे करवा सकते हैं। थैंक यू। चलिए क्लोज कर सकते हैं। बाकी सवाल आप लोग अपने अपने लिख के दे दीजिए, हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। हमारे ऑफिसर्स यहाँ पे हैं, दे विल कलेक्ट। आप एक काम कीजिए, देखिए सबका क्वेश्चन तो मैं नहीं ले सकता हूँ। जो मोटा मोटी क्वेश्चन था और जो एरर था वो मैंने आपको समझा दिया। मेरे पास एक क्वेश्चन भी आया कि डेटा प्रोसेस एरर में क्यों रिजेक्ट होता है। मैंने अभी बताया आपको कि डेटा प्रोसेस और जो टेक्निकल एरर्स है ये इसलिए इसका नाम रखा गया क्योंकि इसका जो एग्जैक्ट डिटेल्स है वो अगर मैं आपको समझाऊं या रेसिडेंट को समझाऊं तो नहीं समझ में आएगा। आप एक काम कीजिए, आपके जो क्वेश्चंस हैं आप कंसोलिडेट करके CSE टीम लीडर्स को, मेंबर्स को दीजिए, वो एक बार उनके थ्रू हमारे पास आएगा, हम उसको एड्रेस करके आपके पास वापस भिजवा देंगे, ठीक है। और एक चीज, वन लास्ट थिंग, प्लीज मेंटेन साइलेंस। सब लोग प्लीज शांति बनाओ, सबके सवाल नहीं हो सकते हैं, बहुत समय उतना नहीं है, पर्पस वो नहीं है। उन्होंने बहुत कुछ बताया है, बाकी आप दे दो। लास्ट चीज आप, सॉरी सर, एक मिनट, लास्ट चीज आप लोग एक बार ध्यान रखिए, न्यू इनरोलमेंट प्लीज। बैठ जाओ ऊपर, सुनो कौन है सरदार जी, बैठ जाइए आप लोग ऊपर सारे, प्लीज बैठाओ। न्यू इनरोलमेंट जो मैंने पहले भी बोला था, मैं फिर से लास्ट में बोल रहा हूँ, न्यू इनरोलमेंट पे आप कोई लीनियंसी, कोई लिवरेज नहीं देंगे फॉर द एज ग्रुप ग्रेटर देन 18 ईयर्स। एक भी डॉक्यूमेंट में ओवरराइटिंग है, सस्पिशियस लग रहा है या कोई भी इशू आपके लेवल पे दिख रहा है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मेरे पास नहीं भेजेंगे आप उसको पैकेट को। हमारे पास स्ट्रिक्ट ऑर्डर है फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑन द न्यू इनरोलमेंट, आप इस चीज को सीरियसली लीजिएगा। न्यू इनरोलमेंट में अगर QC में पास होता है, QC विल बी पेनलाइज्ड, और इनरोलमेंट ऑपरेटर अगर हमें भेज रहा है वो भी पेनलाइज होंगे और ज्यादा होंगे, क्योंकि अब जितने आधार बन गए हैं मैक्सिमम लोग आइडेंटिटी चेंज करवा रहे हैं, और आइडेंटिटी चेंज करने के लिए जो मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट मैक्सिमम लोग यूज कर रहे हैं। आप स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट नहीं लोगे फॉर द नेम चेंज, गैजेट नोटिफिकेशन हो ना हो डजंट मैटर, स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट इज नॉट एप्लीकेबल। ये 2 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे आगे से जब भी इनरोलमेंट या अपडेट कीजिएगा। स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर ओल्ड POI और न्यू इनरोलमेंट में हर एक टैब्स में मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए और वैलिड डॉक्यूमेंट चाहिए। क्लियर है? यस, नो? ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।